मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अपने चैनल पीआरडी क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से देखिए दोस्तों, हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो में मुगल साम्राज्य के जो शासक हुए उसको देखेंगे और हर एक वीडियो के माध्यम से एक एक शासक के बारे में उनका पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग दोस्तों मुगल साम्राज्य के कौन कौन शासक हुए उसके बारे में पढ़ लेंगे और आज इस वीडियो के माध्यम से बाबर के बारे में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मुगल साम्राज्य। देखिए दोस्तों, मुगल साम्राज्य की स्थापना, ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे तो मुगल शासकों की जो वंशावली चलती है वो देखिए दोस्तों क्या होता है। जहीरुद्दीन बाबर 1526 के आसपास मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। इस समय क्या होता है दोस्तों, पानीपत की प्रथम युद्ध होता है। इसके पहले भी बाबर भारत पर 3 आक्रमण कर लिया रहता है, लेकिन यहाँ एक निर्णायक युद्ध होता है जिसमें इब्राहिम लोदी क्या होता है, हार जाता है। तो यह जहीरुद्दीन बाबर, जिसको अक्सर हम लोग बाबर के नाम से जानते हैं, उसका पूरा नाम होता है जहीरुद्दीन बाबर। यह मुगल साम्राज्य का संस्थापक होता है और इसके 4 पुत्र होते हैं। एवं मुश्किल से 4 साल ही बस भारत पर शासन करता है, 1526 से लेकर 1530 तक। 1526 से 1530 तक शासन करता है। 4 वर्ष तक शासन करता है, लेकिन 4 वर्ष में जितने भी युद्ध करता है वे युद्ध हारता नहीं है। अब इसके 4 पुत्र होते हैं। सबसे बड़ा होता है हुमायूं, दूसरा होता है कमरान और तीसरा होता है हिंदाल और चौथा होता है दोस्तों अस्करी। क्या होता है? अस्करी होता है। ठीक, अस्करी होता है। इनके 4 पुत्र, मतलब बाबर के 4 पुत्र होते हैं, हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी। लेकिन इसमें से हुमायूं सबसे बड़ा होता है और हुमायूं क्या करता है, जो मतलब उसकी बाबर द्वारा दिए गए साम्राज्य होते हैं तो अपने चारों भाइयों में बांट देता है। मतलब हिंदाल को, कामरान को, अस्करी को कुछ क्षेत्र दे देता है। लेकिन ये लोग क्या होते हैं, आगे अपनी वंशावली नहीं चढ़ा पाते हैं। यहाँ पे हुमायूं भी अपना वंशावली चलाता है। अब हुमायूं के 2 पुत्र होते हैं। एक होता है जलालुद्दीन अकबर और दूसरा होता है मिर्जा हकीम। फिर से देखिए दोस्तों, जो जलालुद्दीन अकबर होता है उसे हम अकबर के नाम से जानते हैं और फिर से अकबर शासन करता है और मिर्जा हाकिम शासन नहीं कर पाते हैं। ठीक, अब अकबर के फिर से 3 पुत्र होते हैं, जिसमें नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर होते हैं। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर सबसे बड़े होते हैं, दूसरे पे मुराद होते हैं और तीसरे पे दनियाल होते हैं। मतलब अकबर के 3 पुत्र होते हैं। कौन कौन? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर का पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। दूसरा होता है मुराद और तीसरा होता है दनियाल। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो जहांगीर होता है उसके 3 पुत्र फिर से होते हैं और इसका शासन चलता है जहांगीर का। ठीक, तो जहांगीर के जो 3 पुत्र होते हैं उसमें सबसे बड़ा जो होता है वो खुसरो होता है। ठीक, दूसरे पे परवेज होता है और तीसरे पे खुर्रम, यानी कि जिसे शाहजहां के नाम से जानते हैं। खुर्रम यानी कि शाहजहां के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, शाहजहां फिर से शासन करता है और ये 2 लोग शासन नहीं करते हैं। तो अब शाहजहां यानी कि जिसका नाम खुर्रम होता है, ठीक, उसके 4 पुत्र होते हैं। दाराशिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब, यानी कि जिसे आलमगीर हम कहते हैं। औरंगजेब जिसे आलमगीर भी कहते हैं। और यह 1760 पर आकर इसकी मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे इसकी शासन, मतलब मुगल साम्राज्य का सेवा समाप्त हो जाती है। कहें तो दोस्तों यह लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन करता है मुगल साम्राज्य। ठीक, 1526 से स्टार्ट होता है और 1760 में औरंगजेब की मृत्यु तक यह मुगल साम्राज्य शासन करता है। और मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन होते हैं? बाबर होते हैं। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अब देखते हैं कि बाबर जो शासन करता है 4 साल तक भारत में, तो हम लोग अब देखते हैं कि बाबर की जन्म कहाँ होता है, उसके माता पिता का नाम क्या होता है और बाबर किस देश का रहने वाला है।
तो देखिए दोस्तों, मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक होता है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन होता है? बाबर होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? जैनुद्दीन बाबर होता है। इसकी जन्म होती है दोस्तों 14 फरवरी 1483 को। 14 फरवरी 1483 को फरगना एक प्रदेश होता है, जहाँ एक स्थान होता है मावरा उन्नहर में इसकी जन्म होती है 4 फरवरी 1443 को, जिस दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। याद रख लीजिएगा कि बाबर की जन्म कब होती है? जिस दिन, मतलब 14 फरवरी को हर साल क्या मनाया जाता है? वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। उसी दिन बाबर का जन्म होता है, लेकिन 1483 में। कब होता है दोस्तों? 1483 में होता है। कहाँ पे हुआ था? फरगना में। एक प्रश्न पूछा जाता है। फरगना में एक स्थान था मावरा उन्नहर, वहीं पे इसका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था दोस्तों, बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा था। उमर शेख मिर्जा था, जबकि माता का नाम कुतलुब निगार था। कुतलुब निगार था। अब देखिए दोस्तों, पितृपक्ष के तरफ से, मतलब पिता के पक्ष से एक 5वां संतान तैमूर का होता है। मतलब तैमूर वंश का 5वां संतान होता है। तैमूर वंश का 5वां संतान होता है पिता के पक्ष से, जबकि माता के पक्ष से ये 14वां संतान होता है और चंगेज वंश का होता है 14वां संतान माता के पक्ष से। तो अगर पूछा जाए कि पिता के पक्ष से बाबर कितने नंबर का संतान था? 5वां था, तैमूर वंश के संबंध था। और माता की तरफ से चंगेज खां से 14वां पुत्र था, चंगेज वंश का। ठीक। अब देखिए दोस्तों, 11 वर्ष की उम्र में यह क्या करता है? मतलब इसके पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो मात्र 11 वर्ष का रहता है। ठीक। और 11 वर्ष की उम्र में यह फरगना के, जहाँ पे इसकी जन्म हुई होती है, तो फरगना में इसके पापा का शासक रहता है, मतलब शासन रहता है। तब यह अपनी गद्दी संभालता है। फरगना की गद्दी को 11 वर्ष की अल्पायु में बाबर संभालता है। ठीक। अब देखिए दोस्तों, जो 1507 में इन्होंने क्या किया? बाबर ने 1507 में पैतृक की उपाधि, मतलब इसे मिर्जा बोला जाता था। जो इनकी उपाधि थी, जो शासक हुआ करते थे, उनको मिर्जा बोला जाता था। ठीक। लेकिन 1507 में बाबर क्या करता है? मिर्जा की उपाधि त्याग कर खुद को बादशाह कहता है, बादशाह की उपाधि धारण करता है। तो एक प्रश्न यहाँ से पूछता है दोस्तों कि कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिन्होंने मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की? तो बाबर था। ये पैतृक की तरफ से उपाधि मिली थी मिर्जा की, लेकिन इन्होंने त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की। अब देखिए दोस्तों, यह एक अपनी आत्मकथा लिखता है, बायोग्राफी लिखता है बाबर, जिसका नाम बाबरनामा रखता है। क्या रखता है? बाबरनामा रखता है। अब देखिए दोस्तों, बाबर को पंजाब के, मतलब इनको आमंत्रित करते हैं पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी। मतलब बाबर को भारत आने के लिए, जो उस समय पंजाब के सूबेदार होते हैं, तत्कालीन सूबेदार होते हैं पंजाब के दौलत खां लोधी और इब्राहिम के चाचा, जिनसे पहली बार युद्ध होता है, उन्हीं के चाचा थे आलम खां लोधी। इन्होंने 2 लोग मिलकर इसे भारत आने के लिए निमंत्रण दिया। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि भारत आने के लिए कौन बाबर को आमंत्रित निमंत्रण पत्र दिया था? तो पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी और इब्राहिम के चाचा आलम खां लोधी ने दिए थे। ठीक। अब देखिए दोस्तों, अब यहीं पे क्या होता है? इब्राहिम के चाचा आलम खां लोधी को बुलाते हैं। आलम खां लोधी बाबर को बुलाते हैं। बाबर को क्या करते हैं? निमंत्रण करते हैं। और बाबर किससे युद्ध करता है? 1526 में इब्राहिम से युद्ध करता है, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध हम कहते हैं। तो अभी आगे पढ़ेंगे। अब देखिए कह रहा है कि बाबर ने पानीपत युद्ध के पूर्व भारत पर 4 बार आक्रमण कर चुका था। ठीक। मतलब पानीपत युद्ध 1526 में होता है, लेकिन इसके पहले भारत पर बाबर ने 4 बार आक्रमण किया था।
अब देखिए 1519 में सबसे पहला आक्रमण वह भारत पर करता है। भारत पर सबसे पहला आक्रमण कब किया दोस्तों? 1519 में करता है। और उसी समय भारत का एक छोटा सा राज्य होता है, एक स्थान होता है भेरा के नाम से, उसको जीतता है। लेकिन दूसरी बार वह आक्रमण करता है पेशावर पर, जो इस समय पाकिस्तान में है। पेशावर पर करता है लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है, और ये सफलता नहीं मिलती है, इस पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया पेशावर पर दूसरी बार, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। वह 1519 में ही इस पर आक्रमण किया। अब देखिए दोस्तों फिर से क्या होता है, 1520 में वह तीसरी बार भारत पर आक्रमण कर भेरा तो पहले से कर लिया था कब्जा, फिर से बाजौर और सियालकोट पर भी अधिकार कर लिया। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। मतलब यहाँ जो 1526 में युद्ध होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, उससे 4 बार, मतलब उससे पहले 4 बार यह आक्रमण कर चुका होता है। पहली बार जब आक्रमण करता है तो भेरा को जीतता है, दूसरी बार करता है तो असफल होता है, पेशावर पर करता है लेकिन असफल हो जाता है, तीसरी बार करता है भेरा को बाजौर को और सियालकोट को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। अब देखिए दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को, 1526 को होता है। और यह क्या होता है, निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या करता है दोस्तों, हरा देता है। और यह बहुत निर्णायक युद्ध होता है। उसी समय क्या होता है, जब पानीपत का पहला युद्ध होता है उसी समय भारत में जो साम्राज्य होता है इन लोगों का एक क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है, मुगल शासन स्टार्ट हो जाता है। बहुत बड़ा निर्णायक युद्ध होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने तुगलमा पद्धति युद्ध पद्धति अपनाया, तुगलमा युद्ध पद्धति अपनाया और उस्मानी विधि से तोपों का यूज किया, मतलब प्रयोग किया, जिसे रूमी विधि भी बोलते हैं। तो उस्मानी विधि से बाबर ने इस युद्ध में क्या किया था, तोप का प्रयोग किया था। इसमें क्या होती थी कि 2 गाड़ी के बीच में, मतलब 2 गाड़ी के बीच में तोप को रखा जाता था और उससे प्रहार किया जाता था। उसी को हम उस्मानी विधि कहते थे। तो जो मतलब तोप के देख रेख करते थे उसमें अफगान के शासक, मतलब अफगान के अधिकारी थे, अफगानिस्तान के, वे थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। मुस्तफ़ा का ये क्या करते थे, तो खाने का नेतृत्व किया करते थे। अब देखिए दोस्तों ये जब युद्ध होता है पानीपत का पहला युद्ध, तो फिर से ये राजपूत राजा के साथ फिर से एक आक्रमण करता है, युद्ध करता है। राजपूत जो होते हैं वो राणासांगा होते हैं और बाबर फिर से इनसे युद्ध करता है और फिर से यह भी युद्ध जीत जाता है, जिसे खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न बार बार पूछता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों 17 मार्च 1727 को। 17 मार्च 1727 को खानवा का युद्ध होता है राणासांगा और बाबर के बीच, जिसमें बाबर क्या होता है, विजयी होता है और इसमें राणासांगा की क्या होती है, पराजय होती है। अब देखिए दोस्तों खानवा की युद्ध, मतलब जब यह राजपूत राजा के साथ लड़ता है और जब यह युद्ध जीत लेता है तो देखिए क्या करता है, खानवा के युद्ध के समय अपने अधिकारियों का मनोबल ऊंचा करने के लिए, मतलब खानवा का युद्ध जब होता रहता है तो ऊंचा करने के लिए उन्होंने जिहाद का नारा देता है। कौन सी नारा देता है दोस्तों, जिहाद का नारा देता है। तो एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि जिहाद का नारा कौन दिया था, तो जिहाद का नारा बाबर दिया था। और फिर से पूछता है कि कब दिया था, तो खानवा के युद्ध के समय दिया था, जब 1727 में राणासांगा और बाबर के बीच में हो रहा था। उसी समय बाबर ने जिहाद का नारा दिया, जिसका मतलब होता है धर्म युद्ध, धर्म युद्ध। और देखिए दोस्तों और उसी समय यह कसम खाता है कि अब जीवन भर यह शराब नहीं पिएगा। ठीक, यह शराब बहुत पीता था, तो उसी समय क्या खाता है, कसम खाता है खानवा के युद्ध के समय ही कि अब शराब नहीं पिएगा। अब देखिए यहाँ पे जब ये खानवा का युद्ध यह जीत जाता है तो उसने गाजी की उपाधि धारण करता है, गाजी का उपाधि धारण करता है। एक उपाधि होती है गाजी, जिसका मतलब होता है योद्धा एवं धर्म प्रचारक।
गाजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो योद्धा एवं धर्म प्रचारक होता है। तो ये पूछा जाता है कि गाजी की उपाधि कौन से मुगल शासक ने धारण किया था? तो गाजी का उपाधि सबसे पहले बाबर ने धारण किया। और कब किया, ये भी प्रश्न पूछा गया। तो गाजी का उपाधि बाबर ने खानवा का युद्ध जीतने के बाद किया गया था। गाजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो गाजी का मतलब होता है योद्धा एवं धर्म प्रचारक। फिर से एक और काम करता है दोस्तों, खानवा का युद्ध जब ये जीत जाता है तो एक और काम करता है। उस समय मुस्लिम पर एक कर लगता था, तमगा उसका नाम था, तमगा। तो जब खानवा का युद्ध जब ये जीतता है तो मुस्लिम पर जो कर लगता था तमगा, उसको क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। तमगा जो कर लगता था मुस्लिम पे, तो खानवा का युद्ध जीतने के बाद तमगा कर को समाप्त कर देता है। तो पूछा जाए कि तमगा क्या है? तो तमगा एक कर है जो मुस्लिम पर लगता था, मुस्लिमों पर लगता था। और किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो बाबर के द्वारा समाप्त किया गया। कब किया गया? तो खानवा का युद्ध जीतने के बाद तमगा नामक कर हटा दिया गया बाबर द्वारा। और देखिए दोस्तों, उसके जस्ट बाद, ठीक, खानवा के युद्ध के बाद वह फिर से एक और युद्ध करता है मेदिनी राय। ये भी राजपूती होते हैं। मेदिनी राय से यह क्या करता है? युद्ध करता है, चंदेरी का युद्ध जिसे कहते हैं, चंदेरी का युद्ध। कब करता है दोस्तों? तो 29 जनवरी 1528 को करता है। तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि चंदेरी का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय, राजपूत राजा मेदिनी राय के बीच हुआ था। और कब हुआ था? तो 29 जनवरी 1528 को हुआ था, जिसमें ये बाबर फिर से क्या हो जाता है? जीत जाता है। और मेदिनी राय क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। अब इसी समय क्या करता है दोस्तों, जो राजपूत राजपूत स्त्री, बच्चे, पुरुष होते हैं, उनके विपरीत यह क्या करता है? जौहर अनुष्ठान करता है। कौन? जौहर अनुष्ठान करता है बाबर। ठीक। अब देखिए दोस्तों, अब इसके बाद फिर से यह एक युद्ध करता है 6 मई 1529 को। 6 मई 1529 को एक युद्ध करता है जिसे घाघरा के युद्ध के नाम से जानते हैं। और यह भी बहुत निर्णायक युद्ध होता है। घाघरा का युद्ध के नाम से जानते हैं, जो बिहार और बंगाल की अफगान सेना थी। ठीक, बंगाल और बिहार की जो अफगान सेना थी उसके लिए करता है, मतलब उन लोगों से करता है। और बंगाल और बिहार की जो अफगान सेना है उनको ये हरा देता है। और इसको मतलब जब यह घाघरा का युद्ध जीतता है तो इसका विस्तार सिंधु से लेकर बिहार तक हो जाता है। सिंध प्रांत से लेकर बिहार तक इसका क्या हो जाता है? सिंध से लेकर बिहार तक यह क्या करता है? कब्जा कर लेता है। ठीक, मतलब इसका विस्तार हो जाता है। इसके साम्राज्य का विस्तार सिंधु से लेकर बिहार जो राज्य है वहां तक इसकी विस्तार साम्राज्य की हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, ये इसको एक बीमारी होती है। और जब बीमारी होती है तो बहुत खतरनाक इसको बीमारी होती है। और 48 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर 1530 को मर जाता है। ठीक, 48 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर 1530 को क्या कर जाता है? ये मर जाता है, बीमारी के कारण मर जाता है। अब इसको क्या किया जाता है? नूर अफगान में इसे दफना दिया जाता है। एक नूर अफगान बाग है, क्या है? बाग है, जो आगरा में स्थित है, उसमें इसको दफनाया जाता है। लेकिन बाद में इसे काबुल ले जाके दफना दिया जाता है, काबुल। ठीक, क्या भी पूछा जाता है कि बाबर को सबसे पहले कहाँ दफनाया गया था? तो सबसे पहले दफनाया गया था नूर अफगान, एक बाग है जो आगरा में स्थित है, उसमें दफनाया गया। फिर से पूछता है किस शासक को 2 बार दफनाया गया? तो वो है बाबर, उसे काबुल में दूसरी बार क्या किया गया दोस्तों? दफनाया गया। ठीक, अब देखिए, बाबर ने पहला ऐसा सुल्तान था जो सुल्तान की परंपरा को तोड़कर बादशाह बना, मतलब बादशाह की उपाधि धारण की। मतलब सुल्तान की उपाधि भी थी, सुल्तान के बाद यह बादशाह की भी उपाधि धारण की थी। यह पहला सुल्तान था। ठीक, फिर से देखिए दोस्तों, बाबर बाग का क्या था? बहुत बड़ा शौकीन था। ठीक, और इसी ने नूर अफगान बाग की स्थापना की थी। वो स्थापना किया था, बनवाया था ज्यामिति विधि के आधार पर। ज्यामिति विधि के आधार पर ये इस बाग का
इस बाग को क्या किया था, लगवाया था। ठीक, जो इस समय आगरा में है और इसे आराम बाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, नूरे अफगान बाग को इस समय आराम बाग के नाम से जानते हैं। अब देखिए यह एक पद्य शैली निकाला जिसे मुंबई यान कहते हैं। मुंबई यान नामक एक शैली निकाला, पद्य शैली का विकास किया था। ठीक, बाबर ने एक काव्य संग्रह भी संकलन करवाया था, काव्य संग्रह का संकलन करवाया था, काव्य संग्रह का संकलन करवाया था जिसका नाम था दीवान। यह तुर्की भाषा में संकलन कराया था। तो अगर पूछा जाए कि बाबर द्वारा कौन सी काव्य संग्रह करवाया गया था, मतलब लिखवाया गया था, कौन सी काव्य लिखवाया गया था, तो वो था दीवान। और किस भाषा में, तुर्की भाषा में लिखवाया गया था। और इसकी एक और आत्मकथा है दोस्तों, बाबरनामा के अलावा तुजुके बाबरी जो तुर्की भाषा में लिखा गया है, तुर्की भाषा में लिखा गया। तो देखिए दोस्तों, इतने प्रश्न हैं जो बाबर से बनते हैं और बहुत बार बने हैं। ये तो 4 युद्ध गिनती नहीं कितने बार पूछे गए हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।